नमस्कार। अर्थशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजूश्री गुप्ता, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। यह पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त के अंतर्गत आता है। बीए पार्ट थर्ड में एक पेपर है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, उसका एक पोर्शन है, और साथ ही एमए प्रीवियस में भी जो पब्लिक इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें आपको यह सिद्धांत पढ़ना होता है। सरकारें जो होती हैं वे अपनी क्रियाओं को संचालित करने के लिए कुछ आय प्राप्त करती हैं और कुछ उनको व्यय करना पड़ता है लोक कल्याणकारी कार्य में। तो जैसे हमारे घरों में हम जो है अपनी आय और व्यय का समायोजन करते हैं कि हमारे घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों की उपयोगिता अधिकतम हो सके, वैसे ही सरकार भी सार्वजनिक आय और व्यय में ऐसा सामंजस्य करना चाहती है कि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। इसके लिए ऐसे सिद्धांत को बनाना जरूरी हो जाता है जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के बीच उचित समायोजन कर सके। तो इसके लिए अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया गया, जो लोक वित्त की क्रियाओं के संबंध में सरकार के लिए एक गाइडलाइन देता है, एक मार्ग निर्देशक की भूमिका का निर्वहन करता है। इस सिद्धांत को राजस्व का सिद्धांत भी कहते हैं। राजस्व, पब्लिक फाइनेंस या लोक वित्त, ये सभी एक ही चीजें हैं। तो लोक वित्त के अंतर्गत जो सरकारों की आय होती है और सरकार जो व्यय करती है उसके बीच सामंजस्य किस प्रकार से किया जाए कि व्यक्तियों का कल्याण अधिकतम हो सके। तो उसके लिए हमें पढ़ना है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। सबसे पहले इसे डाल्टन ने दिया। वे कहते हैं राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहा डाल्टन ने, और पीगू इसको अधिकतम कल्याण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर कहते हैं। जब सभी व्यक्ति, समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो सभी व्यक्तियों का अगर हम मिला के देखें तो कल्याण जो एग्रीगेट वेलफेयर है समाज का वह सर्वाधिक हो जाए। इसके लिए कौन सा सिद्धांत हमें पढ़ना होता है? इसके लिए हमें अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत पढ़ना होता है। सरकार अपनी आय को करों के रूप में प्राप्त करती है। कर लगाने से समाज पर जो भार पड़ता है और समाज को जो अनुपयोगिता प्राप्त होती है उसे जो है इसको हम कंसीडर करते हैं। इतना ही नहीं, कर की प्रत्येक अगली इकाई समाज के ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक भार डालती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास मुद्रा कम होती जाती है वैसे वैसे शेष मुद्रा की उपयोगिता उनके लिए बढ़ती जाती है। तो कर के रूप में जनता को जो त्याग करना पड़ता है उसे मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कहते हैं, सीमांत सामाजिक त्याग, MSS अगर हम इसको कहें, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। आपने सीमांत उपयोगिता के चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी व्यक्ति का किसी भी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है हर अगली इकाई से कम होती जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पर वही मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को या सीमांत उपयोगिता की संकल्पना को यहाँ पर हमने यूज किया है। जैसे जैसे हम कर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मार्जिनल का मतलब एक अगली इकाई से होने वाली उपयोगिता या अनुपयोगिता। तो जैसे जैसे हम एक कर की अतिरिक्त इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो उसका जो सीमांत सामाजिक त्याग है वह बढ़ता जाता है, क्योंकि जो शेष राशि बच रही है उसकी उपयोगिता उनके लिए बढ़ती जाती है। तो मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस बढ़ती जाती है। व्यय पक्ष में अगर हम देखें तो सरकार द्वारा प्राप्त की गई आय को सरकार व्यय करती है तो उससे समाज को उपयोगिता मिलती है, लेकिन जो व्यय की प्रत्येक अगली इकाई समाज को क्रमशः कम उपयोगिता देती है, क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने लगता है। सरकारी व्यय से समाज को जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे अर्थशास्त्र में सीमांत सामाजिक संतुष्टि या मार्जिनल सोशल सेटिस्फैक्शन कहते हैं।
अब उपयोगिता को हमने पढ़ा था, मार्शल ने बताया था उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं, उसने यूटिल्स में इसकी गणना की थी। और उपयोगिता ह्रास नियम या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम क्या कहते हैं? घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की क्रमशः अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता घट रही है और कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है, वह कुल उपयोगिता तो बढ़ रही है लेकिन उसमें होने वाली जो वृद्धि है वह क्रमशः कम होती जाती है। तो इसको आपने मार्शल के जो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है उसमें आपने पढ़ा था। तो जैसे जैसे हम व्यय की इकाइयां करते हैं, वैसे वैसे प्रत्येक अगली इकाई से समाज को होने वाला जो लाभ है या समाज को होने वाली उपयोगिता है वह क्रमशः घटती जाती है। तो अगर हम संतुलन बिंदु कहाँ कहते हैं? डाल्टन के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दशा में उस सीमा तक बढ़ते रहने चाहिए जब तक कि उस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। संतोष और असंतोष को हम सीमांत जो कौन सा त्याग और सीमांत लाभ से जो यहाँ पर तात्पर्य है, तो करों से। अब यहाँ पर हम देखते हैं आय और व्यय की प्रत्येक अगली इकाई बढ़ाई जा रही है। कर की प्रत्येक इकाई से जो अनुपयोगिता उत्पन्न हो रही है वह इस चार्ट में दिखाया गया है। पहली इकाई कर से जो अनुपयोगिता हो रही है वह 10, दूसरी इकाई कर की लगा रहे हैं तो अनुपयोगिता और बढ़ जा रही है 15 इकाई, तीसरी इकाई लगा रहे हैं तो 20 इकाई, चौथी इकाई लगाने से 25, पांचवी इकाई से 40, छठवीं इकाई से 50, ऐसे करके जो करों से होने वाली अनुपयोगिता है वह क्रमशः बढ़ती जा रही है। और लोक व्यय की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न उपयोगिता यह क्रमशः घटती जा रही है। तो इसको हम त्याग और संतुष्टि को यहाँ पर प्रत्येक इकाई यहाँ पर देख रहे हैं, और ये उपयोगिता जो घटती हुई उपयोगिता यहाँ पर है, और जो सैक्रिफाइस है सीमांत त्याग यह बढ़ता हुआ है। तो संतुलन किस बिंदु पर होगा? संतुलन का बिंदु ई होगा। इसके पहले देखिए, अगर हमने इसके पहले जो है कर यहाँ तक लगाया तो कर से उत्पन्न होने वाली जो सैक्रिफाइस है वो कम है, व्यय से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता ज्यादा है, तो हम करों को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए और इस जगह अगर इस बिंदु पर हम देखें तो करों से उत्पन्न होने वाला त्याग ज्यादा है, व्यय से होने वाली उपयोगिता कम है। तो इसीलिए जो डिफरेंस इन दोनों का, ये इस वाले जो कर्सर आप देख रहे हैं ये जो है ज्यादा हो रहा है, मतलब समाज को कुल जो है हानि हो रही है, तो करों को कम करेंगे। तो संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां पे कर से होने वाली उपयोगिता और व्यय से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता और करों से उत्पन्न होने वाली अनुपयोगिता दोनों बराबर हो जाते हैं। यह ई का बिंदु है, और इस जगह पे यहाँ पर मान लीजिए ओ एम बिंदु के बराबर का कर और व्यय की मात्रा सरकार के द्वारा की जा रही है। अब हम देखते हैं आय और व्यय का अनुकूलतम आवंटन कैसे होता है, क्योंकि करों को बहुत सारे व्यक्तियों से लिया जाता है और व्यय बहुत सारी चीजों पे किया जा रहा है। जैसे सरकार शिक्षा पर व्यय कर रही है, सुरक्षा पर व्यय कर रही है, सड़क बनाने पर व्यय कर रही है, परिवहन पर व्यय कर रही है, और जो है बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है, उसके लिए बताया गया है करों का भार विभिन्न स्रोतों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि प्रत्येक स्रोत का सीमांत त्याग समान हो जाए, ताकि समाज द्वारा किए जाने वाले कुल त्याग की मात्रा न्यूनतम हो सके। यदि एक स्रोत का सीमांत त्याग दूसरे स्रोत के सीमांत त्याग से अधिक है तो अधिकतम सामाजिक लाभ की दृष्टि से यह उचित होगा कि पहले स्रोत पर कर कम कर दिया जाए और दूसरे स्रोत पर कर को बढ़ा दिया जाए। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों से ये जो है कर लिया जा रहा है। तो व्यक्ति ए का जो सैक्रिफाइस है यह दिखाया गया है, व्यक्ति बी का सैक्रिफाइस यह दिखाया गया है। अगर हम ओ एम मात्रा के बराबर कर लगा रहे हैं तो ए का सैक्रिफाइस तो ज्यादा है और बी का कम है, तो
के ऊपर कर की मात्रा इतनी बढ़ा दी जा रही है कि उसका सेक्रीफाइस ये जो है एक सेक्रीफाइस के बराबर हो जाए। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से जो लेने वाला कर है वह अलग अलग होता है। जो बी व्यक्ति का सेक्रीफाइस कम है क्योंकि वह ज्यादा रिच है, तो उस पे जो है हम ज्यादा कर को जो है ले सकते हैं। तो इस डायग्राम से सेक्रीफाइस ऑफ टैक्स यहाँ दिया हुआ है और टैक्स का अमाउंट यहाँ दिया गया है। ए और बी व्यक्ति हैं, तो बी व्यक्ति पर ज्यादा कर लगाया जा रहा है, ए व्यक्ति पर कम कर लगाया जा रहा है। और सार्वजनिक व्यय का वितरण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक मद पर व्यय की गई रकम से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो, जिससे कुल व्यय से जनता को होने वाली उपयोगिता अधिकतम हो सके। तब भिन्न भिन्न मद कौन सी होती हैं, जैसे शिक्षा पर व्यय, सुरक्षा पे व्यय, सिंचाई पर व्यय, परिवहन पर व्यय। तो भिन्न भिन्न मदों से अब इस डायग्राम से देखिए, ये डिफरेंट ये जो है आइटम्स हैं जिन पर कि सरकार को व्यय करना है। तो और उस व्यय से प्राप्त होने वाला कल्याण यहाँ पर दिखाया गया है और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर मान लीजिए ए आइटम पे मान लीजिए ये सुरक्षा है, ये शिक्षा है, सुरक्षा पर व्यय इतना किया जा रहा है, तो उससे जो कल्याण है वह इसके कल्याण से इस पर जो है आई पे कल्याण ज्यादा है और इस पर जो है मिलने वाला कल्याण कम है। तो आई पर जो है व्यय को बढ़ाएगी सरकार और उसको बढ़ा देने से जो उसका वेलफेयर है वह इसके बराबर जो है ए जो आइटम है, जैसे मान लीजिए ये सुरक्षा और शिक्षा लिए गए हैं, तो सुरक्षा पर व्यय बढ़ा दे रही है, शिक्षा पर इतना है, तो दोनों का जो वेलफेयर है दोनों का जो बराबर हो जा रहा है। तो ओएम मात्रा ए आइटम पर जो है खर्च की जा रही है सरकार के द्वारा और ओ एन मात्रा आई आइटम पर खर्च की जा रही है। तो हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय विभिन्न मदों पर इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक मद पर की गई विक्रय से प्राप्त होने वाली सीमांत सामाजिक संतोष या सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि कर के प्रत्येक स्रोत का सीमांत त्याग बराबर या लगभग बराबर हो। उत्पादन आदर्श तब प्राप्त किया जा सकता है जबकि उत्पादन के साधनों का विभाजन उपयुक्त ढंग से किया गया हो और एक व्यक्ति के उत्पादन को बढ़ाए बिना, एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाए बिना उपयोगिता आदर्श का संबंध संतुष्टि को अधिकतम करने से है। श्रीमती हिक्स बताती हैं कि उपयोगिता उस समय अधिकतम होती है कि एक व्यक्ति की उपयोगिता को कम किए बिना दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि को बढ़ाना असंभव हो, और उत्पादन आदर्श तब प्राप्त होता है जब एक वस्तु के उत्पादन को कम किए बिना दूसरी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना असंभव हो। ये श्रीमती उर्सुला हिक्स के द्वारा दिया गया ये क्राइटेरिया है। अब इस सिद्धांत की जो हमने पढ़ा उसकी क्या विशेषताएं हैं, वह यह सिद्धांत बताता है कि राजस्व का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण होता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक आय और व्यय की अनुकूलतम सीमा का निर्धारण करता है और सिद्धांत के अनुसार सामाजिक कल्याण उस बिंदु पर अधिकतम होता है जहां लोक आय से होने वाली सीमांत अनुपयोगिता या त्याग लोक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। अब इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं। अब हम देखते हैं आलोचनाएं क्या है। सामाजिक कल्याण और सामाजिक त्याग का माप कठिन है। इसने उपयोगिता विश्लेषण की तरह उपयोगिता को गणनावाची माना है। इसकी जो है उपयोगिता की गणना कठिन है, इसीलिए सामाजिक कल्याण और सामाजिक त्याग कितना हो रहा है इसकी माप कठिन है। सार्वजनिक ऋण पर यह नियम लागू नहीं होता है और सिद्धांत भौतिक अवस्था से सार्वजनिक वित्त का दीर्घकालीन दृष्टिकोण है। ये अल्पकाल पर ध्यान नहीं देता है। गैर कर राजस्व पर ध्यान नहीं देता है। जैसे सरकार को केवल करों से आय नहीं मिलती है बल्कि सरकार फाइन लगाती है, सरकार के और भी जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं जिसके सरकार को आय होती है। तो ये जो नॉन टैक्स जो रेवेन्यू होता है या गैर कर राजस्व होता है उस पर इस सिद्धांत में ध्यान नहीं दिया जाता है। अपने बजट को संतुलित हमेशा रखना संभव नहीं होता है सरकारों के द्वारा। आजकल घाटे की वित्त व्यवस्था यानी जिसमें
कि सरकार का व्यय सरकार के आय से अधिक होता है और उसकी पूर्ति के लिए सरकार भिन्न भिन्न जो है उपाय अपनाती है, तो उसको जो है अपनाने की जरूरत होती है। बजट को इसमें संतुलित रखने की बात कही गई है, जहां पे आय और व्यय सरकार का बराबर हो, तो ऐसा जो है होना आज के समय में संभव नहीं है। सार्वजनिक व्यय केवल आर्थिक कारणों से प्रभावित नहीं होते हैं, उन पर बहुत अधिक अनार्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे युद्धकालीन स्थिति हो गई, जैसे आजकल कोरोना पीरियड चल रहा है, तो कोरोना काल में सोशल सिक्योरिटी पे आप देखें कि कितना अधिक व्यय सरकार को करना पड़ रहा है। कोरोना के लिए अलग जो है एक्सपेंडिचर, कोरोना के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए जो है काम करना पड़ रहा है। तो केवल आर्थिक कारण नहीं है, जो हमारा जो वर्तमान आर्थिक दशा किस प्रकार की है, पर्यावरणीय दशा किस प्रकार की है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं कि सार्वजनिक व्यय कितना किया जाएगा। अब निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत सरल, स्पष्ट और शोधपूर्ण है, लेकिन इसको व्यवहार में प्रयोग करना बहुत कठिन है। आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ कि ये सारे आपको प्रश्न लिखने होंगे। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसा कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है, उसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो 50 शब्द में लिखे जाते हैं, या फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो 400 शब्द में लिखा जाता है। तो उसके लिए आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो स्वयं भी आप अपना जो है ये क्वेश्चंस को बना के पढ़िए। जैसे कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, इस सिद्धांत का महत्व भी बताइए। यह जो है लिखना है आपको 400 वर्ड्स में। टिप्पणी लिखिए आप 50 शब्द में। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को समझाइए। यह सिद्धांत वर्तमान समय में भारतीय सार्वजनिक व्यय के निर्धारण में किस प्रकार लागू किया जाता है, अथवा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को समझाइए, राज्य की वित्तीय क्रियाओं के लिए इसका क्या महत्व है। और इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, फिंडले, मस्ग्रेव, डाल्टन या रॉबिन्स। तो आपका आंसर सरल है, यह सिद्धांत डाल्टन द्वारा दिया गया। और इसको और दूसरी किताबों के साथ मिलाकर पढ़ने की चेष्टा कीजिए। धन्यवाद।